जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही। आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय श्री संतोष सिंह जी राजपूत। आप नर्मदापुरम से हैं। आप मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में कार्यरत हैं और जिला बैतूल में आप बैतूल के विकासखंड घोड़ा डोंगरी में पदस्थ हैं। आपने वहां पर कुछ काम ऐसे किए हैं जो कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के लिए नजीर बन गए हैं। आप पर्यावरण पर बहुत काम कर रहे हैं। उसी के संबंध में जानकारी देने के लिए मैं आदरणीय संतोष सिंह राजपूत जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने कार्यों के बारे में सदन को बताएं। जी ओम। आदरणीय संतोष सिंह जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। और यह मेरा सौभाग्य है कि जैविक निर्मल योग ग्राम अभियान में निरंतर जो आज 677वां यह दिवस में मुझे आमंत्रित किया, और मैं कई बार पहले भी इस कार्यक्रम से जुड़ चुका हूं। जिस तरह आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब को सादर प्रणाम। और पतंजलि रिसर्च ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट द्वारा यह अनोखा अभियान जो चलाया जा रहा है उसको पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सारे ऐतिहासिक कार्यक्रमों में जो इटारसी में हुआ था उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और कई चीज उससे सीखने को मिली। जन अभियान परिषद तो एक बहुत छोटी इकाई है जिसके माध्यम से एक ब्लॉक में हम प्रयास कर रहे हैं और कई चीजों को आपसे ही हमने प्रेरणा लेकर शुरू करवाई है। तो जिसमें सबसे पहला काम, चूंकि अब गर्मी के दिन आ गए हैं, हम जब बारिश खत्म हो जाती है तो हमारी लगभग 100 समितियां हैं और हमारे विकास खंड में 170 गांव हैं, जिसमें हमारे 100 गांव में छोटी छोटी प्रस्फुटन समितियां बनी हुई हैं। जब बारिश खत्म हो जाती है तो हम बोरी बंधान का काम करते हैं, जल को रोकते हैं। जहां जहां जैसी जैसी संभावना रहती है वहां नाले पे हम पानी को रोकते हैं। क्योंकि पर्यावरण वाली बात कर रहे हैं आज अपन, तो पर्यावरण में सबसे जो बड़ा संकट अब जो सामने दिख रहा है, कल ही मैंने दैनिक भास्कर में आदरणीय जोशी जी जो वरिष्ठ हमारे देश के पर्यावरणविद हैं और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनका लेख आया है कि उन्होंने चिंता व्यक्त करी है कि आने वाले समय में 2050 तक हमें शुद्ध जल नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो उस पर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त करी है और शुद्ध जल पूरी जनता को कैसे मिले। हमारे देश में 7 लाख बच्चे अशुद्ध जल पीने से डायरिया के शिकार हो जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग अशुद्ध जल के, केवल अशुद्ध जल पीने के कारण बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों से ग्रस्त होकर और लाखों रुपए दवाइयों में दे रहे हैं, केवल शुद्ध जल ना होने के कारण। और जो लगातार वाटर लेवल नीचे जा रहा है उस पर भी देश के भूगर्भ वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर करी है। जिस पानी को आने वाले 200 साल बाद निकालना था धरती से, वो हम आज निकाल लिए। हम इतने हैंडपंप, इतने मोटरें, इतने जेट पंप खुद रहे हैं कि जाल बिछ गया उसका, और रोकने का तरीका नहीं मालूम किसी को। पानी का प्रयोग कैसे किया जाए इस पर चिंता जाहिर करी है और उस पर हमें सब लोगों को चिंता होनी चाहिए कि कैसे हमारा जो वर्षा जल है, जो हमारे वायु देवता जो इतना पवित्र शुद्ध जल बरसा रहे हैं, सब क्षेत्र में देते हैं, लेकिन उसका हम कैचमेंट नहीं कर पा रहे, कैच नहीं कर पा रहे उस वर्षा जल को। तो इस पर रणनीति के तहत काम करना चाहिए। क्योंकि यह आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो बैतूल जिले में एक छोटा सा प्रयास हो रहा है। हमारे जन अभियान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और भारत भारती एक संस्था है
स्वयं आरएसएस की, उनके एक स्कूल चलता है आवासीय विद्यालय, उसके सचिव आदरणीय डॉक्टर मोहन नागर जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग सब काम कर रहे हैं। हम सब ब्लॉकों में छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं। तो चूंकि ये 75वां वर्ष है आजादी का, तो हमने बैतूल जिले की छोटी छोटी पहाड़ियां, 75 पहाड़ियों का चयन किया है इस वर्ष, जिसमें घोड़ा डोंगरी में हमने 2 पहाड़ियां ली हैं, और हम जहां जहां मिलते जा रही हैं वहां लेते जा रहे हैं। तो हम उसमें एक काम कर रहे हैं, चूंकि अब गर्मी के दिन चालू हो गए हैं, तो हम कंटूर ट्रेंच, खंतियां खोद रहे हैं पहाड़ियों पर, और सामूहिक श्रमदान से सबको लेकर, सबको साथ लेकर, जितने आसपास के गांव के लोग हैं उनको बाकायदा एक उस अभियान का नाम हमने गंगा अवतरण अभियान दिया है। तो उस अभियान के तहत होता यह है कि सारे लोग इकट्ठे होकर, जिससे जितनी खंतियां खोद जाए, उस खंती का साइज रहता है 8 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ी और 2 फीट गहरी। तो हम साप्ताहिक श्रमदान चलाते हैं, उसमें वो खंतियां खोदते हैं। तो 2 व्यक्तियों को एक खंती देते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक खंती का निर्माण उस दिन कर दे। तो ऐसे प्रत्येक खंती पर लगभग, प्रत्येक पहाड़ी पर लगभग 300-400 खंतियां हम लक्ष्य बना के चल रहे हैं। और हमने यह प्रयोग पिछले साल किया, और नागर जी भाई साहब ने लगभग 7-8 साल पहले सोना घाटी की पहाड़ी का आपने नाम सुना होगा, बैतूल जिले में बहुत प्रसिद्ध पहाड़ी है। और हमारे देश के प्रसिद्ध कवि पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी ने उसी सोना घाटी की पहाड़ी पर वह कविता लिखी थी कि सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। वो कविता आप सबने पढ़ी होगी, हमने बचपन में। तो इतने घने जंगल हुआ करते थे हमारे आसपास, और मैं तो मानता हूं कि वो पंडित भवानी प्रसाद जी की जंगल के प्रति नहीं, वो एक पहाड़ों की आरती है वो कविता। कभी आप उसको विस्तार से कभी मौका मिले तो पढ़िए। ऐसे घने जंगल हुआ करते थे, और चूंकि हम जानते हैं कि हमारे आसपास की छोटी नदियां जो कि ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, पहाड़ों से ही निकली हैं। और बैतूल जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे पांच प्रसिद्ध नदियां, माचना है, ताप्ती है, पूर्णा नदी है, और भी विभिन्न नदियां यही बैतूल जिले से निकली है। उनका उद्गम स्थल बैतूल जिला है। तो कैचमेंट हमें करना है, नदी वर्षा जल को कैच कैसे करें, इस पर विचार करना है। तो हम कंटूर ट्रेंच के माध्यम से हर पहाड़ी पर लगभग 400-500 खंतियां खोद रहे हैं, और जिसका परिणाम यह होगा कि प्रत्येक खंती में जब जब भी बारिश होगी 1500 लीटर पानी उनमें बनता है। तो जब भी पानी होगी वो पूरा पानी पहाड़ में उतरेगा, और पूरा उस क्षेत्र की जलवायु पर असर डालेगा, वहां का वाटर लेवल बढ़ाएगा, और वहां का जल स्तर, अभी हमने इसका प्रयोग हमने साक्षात देख चुके हैं। से अपनी सोना घाटी की पहाड़ी के आसपास का जो वाटर लेवल था, जब गर्मी के दिन में कुएं और हैंडपंप वहां सूख जाया करते थे, उनमें अब पर्याप्त पानी रहता है। तो इस प्रयोग को हम कर रहे हैं। घोड़ा डोंगरी की 2 पहाड़ियों पर चल रहा है ये, और हमने उसके साथ साथ एक प्रयोग और किया है, लोगों को पानी का उपयोग कैसे किया जाए। शुद्ध जल का चूंकि हम उपयोग करते हैं, तो वेस्ट ना जाए वो पानी, उसको बचाने की जितना उपयोग हम कर सकते हैं उसके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। स्वयं व्यक्तिगत बहुत सारी कार्यशालाओं में जा जाकर पानी के सदुपयोग के बारे में बता रहे हैं, और गांव गांव में अभियान चला रहे हैं कि जो हमारा वेस्ट है घर के पास, उसमें सोख्ता गड्ढों का निर्माण हैंडपंप के पास तो कर ही रहे हैं, अब हमने घर के पास भी करना शुरू कर दिया है। और बज्जरवाड़ा का आपने नाम सुना होगा, वहां हमने 2000 पौधों की नर्सरी लगाई है। तो उस जो सतपुड़ा के जंगलों में जो इन दिनों में अब बीज गिरेंगे, उसमें जो बड़े पेड़ हैं, जो
जल को, जिनकी जड़ें सोख कर रखती हैं, तो उनको हम उनके बीज कलेक्ट करते हैं और बहुत सारी समितियों में वो नर्सरी के माध्यम से खुद नर्सरी तैयार करना और उसकी पौधे तैयार करना बड़े पेड़ों की, जो आसपास के ही क्लाइमेट में जो अपने क्षेत्र में होते हैं, उन पेड़ों के बीजों को कलेक्ट करना और उसकी नर्सरी बनाना। और फिर जो पहाड़ों पर लगने वाले पौधे हैं, जो हम खंतियां खोद रहे हैं आज, उसके प्रत्येक खंती के सामने हरियाली अमावस्या के दिन जब बारिश शुरू होने वाली रहती है या एक दो पानी की बारिश हो जाती है, उस दिन हम प्रत्येक खंती के सामने पौधा लगाते हैं। तो यह प्रयोग हमने पिछले 5-6 वर्षों से देखते आ रहे हैं और 2-3 वर्षों से तो हम खुद कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी सार्थक मिल रहा है और पौधे जीवित रहते हैं। तो इस तरह का एक प्रयोग चल रहा है। और बज्जरवाड़ा गांव में हमने एक प्रयोग और किया है कि 70, जैसा कि आप रूपचंद जी भाई साहब हमारे रोहना वाले भी जुड़े हैं शायद, तो जो जैविक की आपने अहम जो अलग जगाई है आदरणीय भाई साहब ने, तो जैविक के प्रति भी लोगों को सचेत कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि गांव-गांव में कैंसर के मरीज मिल रहे हैं, जिन गांव में हम कभी सुनते नहीं थे, होशंगाबाद के क्षेत्र में और हमारे गांव-गांव में, छोटे-छोटे गांव में कैंसर के मरीज आ रहे हैं। तो ये क्या कारण है? खेती हमें अपनाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जैविक तरफ जाना पड़ेगा। तो हमने एक प्रयोग और किया है कि छोटी छोटी पोषण वाटिकाएं हमने बज्जरवाड़ा गांव में 70 पोषण वाटिका तैयार कर दी है और लगभग 35 आंगनबाड़ियों में जहां जहां भी हमें अवसर मिल रहा है, अभी विकास यात्रा के माध्यम से, चूंकि मैं नोडल अधिकारी था विकास यात्रा का घोड़ा डोंगरी में, तो मैं जहां जहां भी गया वहां मैंने आंगनवाड़ियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक आंगनवाड़ी में पोषण वाटिका होना चाहिए। और 4-5 जगह हमने वो देखी भी है और हमने बज्जरवाड़ा गांव में 70 पोषण वाटिकाएं तैयार करवा दी है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार की फसलें लगाते हैं और उसमें जो पानी का उपयोग कर रहे हैं, जो उनका वेस्ट वाटर है, केवल वही उपयोग कर रहे हैं और पानी की उसमें बचत हो रही है और जो पानी पहले बेकार चला जाता था उसको पोषण वाटिका में हम भेज रहे हैं। तो इस तरह का एक अभियान जन अभियान परिषद घोड़ा डोंगरी में चला रही है और आदरणीय भाई साहब और सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगे भी आपके माध्यम से जो जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा उस पर हम काम करेंगे। आप सबने मुझे सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी ओम सर, आपने जो नर्सरी लगाई है बज्जरवाड़े में, जिसको कि आदरणीय हमारे कमिश्नर साहब ने भी उसको देखा, और उसके बाद फिर वहां क्या हुआ इसके संबंध में भी थोड़ा बताएं। हाँ जी भाई साहब जी, तो जैसा कि आपने बताया, तो हमने 2-3 वर्ष पहले, बल्कि 4 वर्ष पहले, चूंकि हमें जन अभियान परिषद को बहुत सारे मौकों पर वृक्षारोपण की आवश्यकता पड़ती थी, तो हमने गांव में ही यही जंगल जो हमारे आसपास के थे उनसे बीज लेकर आए। और चूंकि नर्मदा नदी में हम देख रहे हैं जन अभियान परिषद की ओर से लगभग 172 किलोमीटर में नर्मदा जी के रिपेरियर जोन में, रिपेरियर जोन जो किनारे के नीचे से लेके ऊपर तक का एक R1, R2, R3, R4 ऐसे 4 लेवल रिपेरियर जोन के बने हुए हैं, जिसपे हमारे संभाग समन्वयक कौशलेश तिवारी जी और कमिश्नर महोदय नर्मदापुरम, पूर्व के कमिश्नर महोदय, उनके माध्यम से एक अभियान चला था। तो रिपेरियर जोन में पौधे लगाते हैं तो उसके लिए पौधे कलेक्शन, बीज की डिमांड करी थी कि रिपेरियर जोन के लिए बीज चाहिए। तो हमने सतपुड़ा के जंगल से 5 कुंटल बीज बड़े पेड़ों का हमने कलेक्शन करके वहां भेजा था। तो उसी से हमने प्रेरणा ली कि हम भी एक छोटी 2000-3000 पौधों की, 2500 पौधों की नर्सरी बनाए। तो आज हमारे पास 5 और नर्सरियां हैं, जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि एक हमने औषधि नर्सरी बनाई है 1500 पौधों की, एक धाड़ गांव करके है,
और वहाँ पूरे आसपास के हमारे जो नर्सरी औषधि पौधे हैं उनकी नर्सरी तैयार करी है। तो हमने बज्जरवाड़ा में 2000 पौधों की नर्सरी तैयार करी। तो चूंकि हमें पौधे लगते ही रहते थे तो हमने वो लगाया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े बड़े अधिकारी, जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक आदरणीय डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे जी, नर्मदापुर संभाग के कमिश्नर माल सिंह साहब और विभिन्न बैतूल जिले के कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, सभी लोगों ने नर्सरी देखी और उस कार्य की सराहना करी। चूंकि यह प्रयास निःशुल्क था, किसी प्रकार का शुल्क शासन से नहीं लिया गया था और उस समय तो प्रस्फुटन समिति को कोई आर्थिक मदद नहीं की गई थी। स्वप्रेरणा से समिति के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने 2000-2500 पौधों की नर्सरी तैयार करी। तो उसका परिणाम यह हुआ कि कमिश्नर महोदय ने हमें बहुत सराहना दी और तहसीलदार, एसडीएम वगैरह और हमारे जनपद पंचायत के सीईओ इनको निर्देशित किया कि अन्य गांवों में भी इस तरह के प्रयास आपके माध्यम से भी करवाइए। तो उस दिशा में भी काम हुआ है और उस नर्सरी से हमें फायदा ये हुआ कि हमने बज्जरवाड़ा और आसपास के गांव में तो हमने निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए और बहुत सारे व्यक्तियों को उससे स्वप्रेरणा भी मिली। जैसे मैं प्रतिवर्ष 500 पौधे अपने खुद तैयार करता हूं घर में और उनको ले जाता हूं। तो ऐसे मेरी समिति में 2-3-4 लोग प्रेरित हुए मुझसे भी देखकर और उन्होंने भी अपने घर में गर्मी के दिन में इन दिनों में अब हम नर्सरी खुद भी 4-4, 500 जितनी क्षमता है जिसकी, वो पौधे तैयार करेंगे और विभिन्न जगहों पे हम लगवाते हैं। तो इस तरह का एक प्रयोग हम कर रहे हैं और उसमें काफी हमें सफलता मिली है। जी, पर्यटन विभाग कैसे इसमें शामिल हो रहा है, इस पर भी थोड़ी सी बात करें। वो हाँ, चूंकि पर्यटन विभाग अभी हर जिले में कुछ गांवों का चयन कर रहा है। तो हमारे जो उसका परिणाम यह हुआ कि अच्छी टीम जब मिलती है तो कई सहयोगी संस्थाएं भी आ जाती हैं। लोगों ने बताया कि बज्जरवाड़े की समिति अच्छा काम कर रही है, तो पर्यटन विकास निगम, जो कि उनकी एक योजना है बैक टू विलेज, और गांव को वो तैयार कर रहे हैं। तो उस गांव में यह सुखद परिणाम हुआ कि वहां पर्यटन विकास निगम भोपाल से टीम गई। उनका एक प्रोग्राम चलता है बैक टू विलेज, तो उसमें उन्होंने 10 घरों का चयन किया। जन अभियान परिषद के नेतृत्व में हमने व्यक्तियों को तैयार किया गांव में। अब उन घरों में चूंकि आसपास उस गांव के पहाड़ी भी है, तो पर्यटन के रूप में उस गांव को विकसित किया जा रहा है और 10 घरों का चयन किया है, जिसमें पर्यटन विकास निगम लगभग 6-6 लाख रुपए लगाकर एक एक घर को तैयार कर रहा है, जिसमें आने वाले समय में विदेशी पर्यटक आके रुकेंगे। उस गांव का एक परिदृश्य यह बन रहा है कि वहां पे नदियां हैं, पहाड़ हैं, तो वहां छोटे छोटे स्पॉट तैयार किए जा रहे हैं अब पर्यटन विकास निगम की तरफ से, जहां लोग देखने आएंगे। चूंकि वो बैक टू विलेज कार्यक्रम है, विदेशी लोग हमारे गांव की संस्कृति को जानने, हमारे यहाँ के कल्चर को जानने के लिए अब वो आएंगे और विदेश मंत्रालय की जो पर्यटन मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर उस गांव का नाम अंकित हो जाएगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस गांव के 50 युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। और हमारा जो प्रस्फुटन समिति का अध्यक्ष था, उसको 10,000 रुपए की महीने की नौकरी पिछले 1 वर्ष पूर्व ही पर्यटन विकास निगम ने दे दी थी और वो अपने गांव में ही काम कर रहा है लड़का, और उसने लोगों की मानसिकता बदली। अब चूंकि नागपुर एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट से लोगों को, जो वैज्ञानिक आने वाले हैं, जो विदेशी लोग आने वाले हैं, उनको डायरेक्ट लेकर हमारे गांव में लाया जाएगा, उन घरों में रुकेंगे वो और उसका पेमेंट भी करेंगे। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस गांव को एक बड़ा रोजगार मिलने वाला है। तो ये हमारी एक उपलब्धि है कि हमारे गांव को, हमारे युवाओं की एकता को, हमारे सामूहिक श्रम को देखकर और उस गांव का उन्होंने चयन किया और
आज भी एक कार्यक्रम है जिसमें मुझे वहां जाना है। गौरव दिवस हम गांव का मना रहे हैं और लोकल संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासतों को कैसे बचाकर रखा जाए, पर्यटन विकास निगम के माध्यम से एक बहुत बड़ा चेंज उस गांव में आने वाला है। आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अभी तो चूंकि घर तैयार हो रहे हैं, 10 घरों का चयन किया है और पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उस गांव के युवाओं को रोजगार भी मिलने वाला है। बड़े स्तर पर काम होने वाला है। तो ये जन अभियान परिषद की एक छोटी सी उपलब्धि है कि इस तरह के काम में भी, अच्छे काम को देखकर बहुत सारी संस्थाएं भी सहयोग करने को तैयार है। तो मेरा तो यही प्रयास है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, 12वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि समस्त शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जित है। और फिर अगले अध्याय, अगले दोहे में कहते हैं वो कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। जो मनुष्य अपने शत्रुओं में भी और अपने दुश्मनों में भी एक समभाव रखता है, क्रोध नहीं करता है और अपनी तुलना, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित, अपनी तुलना किसी से ना करते हुए जब कोई बड़ाई करता है तब भी संभाव रखता है, जब कोई दुख आता है तब भी संभाव रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मनुष्य मुझे प्रिय हैं। तो मैं भगवान श्री कृष्ण को एक ऐसा मोटिवेटर मानता हूं जिसने अपने शिष्य को, जिसने कि युद्ध सामने खड़ा हो और हथियार डाल दिए हो और उसको बीच युद्ध में ही, बीच कुरुक्षेत्र में ही ऐसा मोटिवेट किया कि जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो मैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को वही प्रेरणा स्रोत मानता हूं जिन्होंने छोटे छोटे योद्धा तैयार कर दिए हैं जो कि इस लड़ाई में लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। उसका सुखद परिणाम देखने को मिलता है और अंत में धर्म की विजय होती है। तो इस कार्य में भी हमें सफलता मिलेगी, मैं ऐसा ही आशा करता हूं। और सभी साथियों को जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े, और आदरणीय दीदी ने भी बहुत अच्छा योग करवाया है, तो मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय संतोष भैया, आपके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके साथ जाने का बैतूल जिले में, जहां आपका पदस्थ हैं। और उस क्षेत्र में आपने जाकर के जो हमने देखा एक एक स्कूलों में, पहाड़ों में, और आपने जो आज जिले बैतूल जिले को पर्यटक के रूप में एक गांव का विकास करने का जो अवसर दिया है, वो आपके लिए बहुत ही, चूंकि आपका प्रसाद है और आप तो समभाव रहते हैं, आपको कोई मान सम्मान की कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने काम में हमेशा जिम्मेवारी से निभाते हैं। और हमने ऐसा कई बार ऐसा अनुभव किया है, जहां भी जरूरत पड़ती है आप हमेशा साथ तैयार रहते हैं, समाज सेवा को समर्पित रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, परंतु आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा अनुकूल काम, जो नवाचार होता है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में, वो सारे नवाचार आपसे सीखने को मिलते हैं। और जैसा आप कर रहे हैं ऐसा हर ब्लॉक में अगर जन अभियान परिषद के माध्यम से या हमारे संस्था विभिन्न करें, तो ये जल का जो रोकने का आपने बात बताई है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और बैक टू विलेज मतलब चलो गांव की ओर, हिंदी में शायद यही अर्थ होगा, चलो गांव की ओर। और यह काम अब शुरू हो गया है, क्योंकि दिल्ली में देखा पिछली बार कोरोना काल में, और प्रदूषण में देखा कि अब शहर के लोग, बड़े बड़े महानगरों के लोग जंगलों में जाकर के जमीन लेने लगे हैं। वहां पर ऐसा भोपाल से लगाकर जितने भी IAS अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उनके बंगले जंगलों में हमने देखने को मिले हैं। चाहे वो कोई वो कोई डैम है वहां पर, जो भी है हमने देखा, वहाँ फार्म हाउस बने हुए हैं। इस प्रकार का सब अब गाँव की ओर जा रहे हैं, वो प्रकृति का ही है और प्रकृति के आप प्रेमी हैं। आपने लाखों पेड़ जो है लगवा दिए हैं, ये बहुत ही प्रोत्साहन का आप काम कर रहे हैं। चूंकि आपके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, परंतु ये जो भाव आपके मन में आए हैं, आपका जो स्वभाव है, आपके स्वभाव और भाव से लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। और हम पतंजलि परिवार, दैनिक व्यवहार परिवार, आपसे प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी पानी रोकने का काम हर हालत में, अभी गर्मियों में जो कहीं भी जहां भी हम चाहें वहां पे हम ऐसे स्ट्रक्चर खड़े कर सकते हैं, बना सकते हैं, जन सहयोग से कर सकते हैं। जन सहयोग के माध्यम से भी हम अपना काम करें। हमारा सबका दायित्व बनता है
कि हम पानी रोकने का काम करें। जितना पानी हम ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, कम से कम उतना पानी एक वर्ष के लिए कहाँ रोका जा सके, यह इंतजाम हमें करना चाहिए। चाहे धरती से हम हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, इनको हमें वापस कैसे दिया जा सकता है, यह बहुत जरूरी है। आदरणीय हमारे रूप सिंह जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपना संवाद आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से रखने का कष्ट करें। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी। जी ओम, सभी को प्रणाम मेरा। और अभी जो भाई साहब को सुन रहे थे हम, संतोष जी को, तो ये हमारे गांव को बेस्ट टू विलेज में अगर हम लाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, और या हमारे गांव का सर्वे आप कैसे करेंगे इस चयन के लिए, तो ये मैं पूछना चाह रहा था। जी जी भाई साहब, ये जो प्रोग्राम है ये पर्यटन विकास निगम का प्रोग्राम है। तो हमारे एक वहाँ पे जो सहायक नोडल अधिकारी हैं श्री मनीष कुमार जी, तो मैं उनसे संपर्क जरूर करूंगा। और वो अपने जो अपना मढ़ई वाला क्षेत्र है वहाँ उन्होंने 1-2 गांव लिए हैं होशंगाबाद जिले के भी, तो मैं जरूर उनको आपका बताऊंगा, वो आपसे संपर्क करेंगे। तो हो सकता है वो सर्वे करने एक बार आए तो उनसे आप जरूर मिलिएगा। तो मैं उनको आपका नंबर और एक बार जरूर मैं अपने गांव की चर्चा करूंगा आपके। जी बिल्कुल अवश्य हूँ। आदरणीय रूप सिंह जी, अगर आपके पास 10, 15, 20 जो आपने जिन किसानों के नाम दिए हैं वो किसान अपनी आपकी जैसी जैविक खेती करने लगे, ऐसा मॉडल बना ले और वहां पे ये हो जाए कि रोहिना में प्राकृतिक जैविक भोजन तैयार किया जाता है, वहां उपलब्ध होता है, तो जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो उस भोजन का लुत्फ उठाने के लिए वहां पर, जो आदरणीय हमारे संतोष जी ने बताया कि वहां पर मकान पर्यटक विभाग बना रहा है, पर्यटक विभाग को ये बताया जाए कि हमारे गाँव में इतना जैविक खेती किसान करते हैं, किसानों के साथ बैठने का और उनसे बात करने का और उस भोजन का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक आ सकते हैं और वहां पर वो स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ऐसा अपन को एक प्रोजेक्ट बना के पर्यटन विभाग के साथ देना पड़ेगा। पर्यटक विभाग जैसे ये तो प्राकृतिक के लिए वहां जा रहे हैं, जहाँ संतोष जी ने बताया कि वहाँ पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नदी हैं, नाले हैं, तालाब हैं, ये देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे मड़ी है, वहाँ हम गए हैं, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने बुलाया था, तो मैं हम लोग गए थे, वहां पर देखा था हम लोगों ने। तो इसी प्रकार से जैसे रोहिना में अगर हम किसान भाई एक जैविक खेती के मॉडल बना के तैयार करें, वो देखने के लिए और उनका लुत्फ उठाने के लिए आ सकते हैं। आदरणीय हमारे जी अवश्य। प्रणाली मराठे जी महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से रखें। ओम, मुझे तो ये सुनकर इतना अचरज लगा और बहुत अच्छा लगा। आप जो काम कर रहे हैं वो असाधारण है, बहुत ही यूनिक और समाज के लिए एक उत्तम आदर्श है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे तो तुरंत लगा कि आपसे बहुत जानकारी लेकर ये काम क्यों न हम शुरू करें। इस काम का ज्यादा से ज्यादा फैला होगा तो बहुत अच्छा परिणाम दिखेगा। एक दिए से अनेक दीप जलेंगे, ऐसा मुझे आपका मार्गदर्शन सुन के लगा कि अब वो घड़ी आई है कि आपने जो आज बताया है वो करने का वक्त ही आया है, अब ठहरने का वक्त नहीं है। बहुत अच्छा लगा कि ये आपने जो बोला है वो भारत के अनेक राज्यों तक ये विचार गया है आज। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो आपका कार्यक्रम है इसका छोटा सा स्क्रिप्ट बनाकर हमें लिखित रूप में ग्रुप पर आप शेयर करेंगे तो जल्द से जल्द हम इसका प्रसार करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। जी जरूर, मेरा प्रयास रहेगा। और हाँ, मेरे मन में जो आया बैक टू विलेज, बहुत सुनकर मुझे इतना धन्यता लगी कि मैं शब्द नहीं है मेरे पास इसकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। तो आपका ये कार्यक्रम छोटे स्क्रिप्ट के रूप से फेसबुक, ट्विटर पर जाए तो इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ते हैं, तो ऐसी पोस्ट उन पर जाए तो इतना फैलाव होगा आपके विचार का, और ये कार्य बहुत जल्द से बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के मन में विचार है, उनको बहुत अच्छा करना है, लेकिन मार्गदर्शन अच्छा मिले तो
ऐसी अच्छी चीजें होगी और जरूर ही जो कहा गया है 2025-26 में हमारा भारत जग में एक आदर्श गुरु के रूप में आगे आएगा। तो ऐसे कामों से ही वो जल्द जल्द में होगा, ऐसा मेरे मन में विचार आया और वो आपसे आप सभी को मैंने शेयर किया। ओम धन्यवाद। जी, जैसा जी, दीदी ने बताया तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि जो छोटे छोटे जो प्रयास हुए हैं उसके मेरे पास तो डॉक्यूमेंटेशन भी है सारा, तो वो जरूर मैं शेयर करूंगा। और जैसा रूप सिंह भैया ने बताया कि और आदरणीय भाई साहब ने बताया कि अगर बैक टू विलेज प्रोग्राम में पर्यटन विकास निगम जो गांव का चयन करता है उसमें अगर हमारा जहां जहां हमने जैविक खेती के माध्यम से जो जैविक ग्राम बनाए हैं, अगर उसमें ये इन गांवों का चयन होता है तो वो सोने पे सुहागा वाला काम होगा। कोई भी विदेशी व्यक्ति, आज हम देखते हैं कि जैविक आहार और इस तरफ बहुत उनका रुझान रहता है, तो जहां इस तरह की चीज मिलेंगी तो वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे अपनी ओर। और अगर 100% वाला जैविक ग्राम मिलेगा तो उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और पर्यटन विकास निगम भी उस गांव को लेने में आगे आएगा। तो हमें ऐसे गांव जो हमारे लिस्टेड हैं, तैयार हैं, जहां हमारे भाई इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उनकी सूची भी हम उनको उपलब्ध कराएंगे कि मध्य प्रदेश में हमारे इन इन क्षेत्रों में, इन इन गांवों में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है और अन्य अन्य राज्यों में भी। तो जहां जहां ये संभव है, चूंकि ये बैक टू विलेज प्रोग्राम भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय का है, जिसको मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग अप्लाई कर रहा है, तो इस तरह से हम उस दिशा में भी बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और उनको हमारे ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रोग्राम में मैं बताना चाहता हूं कि वो अलग से कोई घर नहीं बना रहे हैं, हमारे ही ग्रामीण भाइयों का घर लिया है, उन्होंने चयन किया है। उसी में एक रूम इस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं वो, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो। चूंकि विदेशी लोग आते हैं, विदेशी पर्यटन आएंगे, तो उनको कोई कष्ट ना हो, तो उसमें विदेशी पूरा जो उनको आरामदायक चीजें हैं वो उपलब्ध हो जाए और वो हमारे साथ ही, हमारे जो घर हैं बने हुए हैं, जो ग्रामीण भाई हैं हमारे, उन्हीं के साथ भोजन बनाएंगे, उन्हीं के साथ वो रहेंगे और 2-3 दिन जितना भी उनको रहना है वो हमारे गांव की संस्कृति को जानेंगे और जाएंगे। तो इससे एक रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो रहा है लोगों को और एक माध्यम भी ये बन रहा है। और हमारे जो विलेज है, छोटे छोटे, जो पर्यटन की दृष्टि से जिनको बढ़ाया जा सकता था, लेकिन आज भी वो गुमनाम पड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे गांव हम आसपास हमारे जिलों में, हमारे क्षेत्र में हम जानते हैं, जहां पर्यटन की दृष्टि से वो गांव आगे आ सकता है। जब हम इस दिशा में सोचेंगे तो कई गांव हमारे ध्यान में आ जाएंगे, हमारे क्षेत्र के भी। तो उनको हम कैसे प्रमोट करें, इस दिशा में हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और धीरे धीरे आने वाले समय में वो काम भी हम करेंगे। जी भाई साहब, मुझे आज देखने को वो सीन याद आ रहा है कि खेत में हल चले, बैल के गले में घंटियां बजे और जो है किसान हल हाके, और वहाँ चक्की, हमारी माताएं बहनें जो चक्की से आटा पीसती थी, गाती थी, सुबह से उठ करके दाल बनाती थी हाथ की चक्की से, और वहाँ पे हमारी सब्जी हो, हमारा अनाज हो, तो हमारी देसी गाय हो, वहाँ पे ऐसा सारा चीज अगर किसान के घर पे होता है तो यह एक, और जो पर्यटन विभाग की बात आपने की है, निश्चित है उनका ध्यान आकर्षण होगा, क्योंकि अब जो आपने नाम बताया है बैक टू विलेज, चले गांव की ओर, यह कार्यक्रम निश्चित है हमारे आदरणीय पवन कुमार जी का उन्होंने एक नाम दिया है कि जैविक निर्मल ग्राम अभियान, जो आदर्श ग्राम की योजना है कि हम एक गांव को कैसे जो है आदर्श बनाएं, योगमय ग्राम ग्राम जैविक ग्राम कैसे बनाएं, नशा मुक्त गांव कैसे बनाएं, हम स्वच्छ गांव कैसे बनाएं, इस प्रकार का एक प्रयास है। इसमें बीच में दैनिक युगहर परिवार की ओर से बीच बीच में गांव में यात्राएं भी की गई हैं, निर्मल जैविक अभियान यात्रा भी निकाली गई है, जहाँ किसानों को गांव में जाकर के मोटिवेट भी किया गया है। अब धीरे धीरे उस पर अमल किया जाए और आप जैसा
बता रहे हैं, इस पर्यटन विभाग की बात भी हम उस जगह कर सकते हैं कि आपका गांव अगर आदर्श गांव बन गया, आपका निर्मल गांव बन गया, आपका जैविक ग्राम बन गया, तो आपका गांव जो है पर्यटन विभाग में आ जाएगा, वो आपके गांव वालों को रोजगार मिल जाएगा और विदेश से भी सैलानी वहां आने लगेंगे। बहुत अच्छा आपने आज मार्गदर्शन दिया है। और हम सदन में हमारे कोई भाई बहन इस संबंध में कोई चर्चा करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो अपना हैंड रीच करें और चर्चा करें। और हमारे बीच में चलिए, मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी उपस्थित हैं। क्योंकि जब वनों की पहाड़ों की बात आती है तो दिनेश जी को जरूर याद किया जाता है। तो आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी आए और अपना संवाद हमारे चीफ गेस्ट महोदय से करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर लगा कि बहुत समय बाद आदरणीय संतोष जी भाई साहब की आवाज सुनने को मिली और आपके साक्षात दर्शन हुए थे नर्मदापुरम में। वास्तव में जो आज आपने बात रखी है पर्यावरण से लेकर के गाँव के विकास से लेकर के, और गाँव की गाँवों का जो आय सृजन का स्रोत जब होगा तो तब हमारे गाँव अच्छे होंगे। और हमारे वास्तव में हमारे तीर्थ हैं, गाँव तो हमारे तीर्थ हैं, और इन तीर्थों को विकसित करना और मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और ये लगभग पूरे भारत की ही बात है। जो अच्छे गांव हैं, जो निर्मल गांव हैं, जिसमें हम सुंदर दृश्य देख सकते हैं और जीवन जी सकते हैं, ऐसे गांवों की पुनः स्थापना करना और उनको आगे बढ़ाना बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन आपका रहा। उसी तरह से जिस तरह की उत्तराखंड के कई पहाड़ी गांव भी धीरे धीरे खाली हो गए हैं, और अभी हमारे रावत जी भी एक पौड़ी जनपद है वहाँ का भ्रमण कर रहे थे, तो उनका भी फोन आया था बीच में। अभी उन्होंने बात शेयर भी की है कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, तो कैसे हम इनको फिर वापस गांव की तरफ वापस ही हो। तो बैक टू विलेज की आज की जो प्रेरणा है ये और बलवती होगी और मजबूत होगी। और अभी यहाँ भी उत्तराखंड में भी कई किसान बंधु ये कार्य कर रहे हैं, जो शहरों की तरफ गांव से असुविधा के कारण शहरों में आ गए, लेकिन शहरों में देखा यहाँ तो जीवन की असुविधा है और जीवन की सुविधा तो गाँव में ही है। बस कुछ स्रोत जो कि हमारे आय के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए वहाँ पे तैयार हो जाएं, तो हम गाँव को समृद्ध कर सकेंगे। और भी अच्छा रहेगा कि जब हम देश के विदेश के मेहमानों को वहाँ पे बुलाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारे गाँव आकर्षण के विषय हो जाएंगे। जो लोग गाँव से विमुख हो रहे हैं, जिनका मोह भंग हो चुका था, वो वापस आएंगे और हमारे गाँव को समृद्धि भी मिलेगी। और हम पुनः वही स्थिति प्राप्त कर पाएंगे कि भारत गाँव का देश है। और इस भारत भूमि को फिर से हम पर्यावरण की दृष्टि से, धन संपदा की दृष्टि से और अपने व्यवहारों की दृष्टि से, बंधुत्व की दृष्टि से समृद्ध कर पाएंगे। आज का ये आपका जो संदेश है, ये गाँव के लिए प्राण ऊर्जा के बराबर है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, और आपसे बहुत कुछ बातें भी करेंगे और हम कैसे अपने गाँवों में जो ये योजनाएं हैं और जो ये वास्तविक स्वरूप ले सके, इसके लिए आपका मार्गदर्शन अलग से भी चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद दिनेश सेमवाल जी। और एक इसके साथ एक और चीज होगी, जो किसान अपना मनोबल घटाते हैं कि हम किसान करते हैं, हम गांव में रहते हैं, तो गांव वाले फिर जो है अपने सर ऊंचा करके कहेंगे मैं ग्रामवासी गांव में रहता हूं, जहां शहर के लोग अब गांव में आने लगे और गांव के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। अगर पर्यटक गांव में आने लगेंगे तो हर ग्रामवासी का, हर किसान का जो है मनोबल बढ़ेगा। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आदरणीय संतोष जी से संवाद करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। कक्षा, आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही। और अभी हमारे जो मुख्य अतिथि है संतोष जी, उन्होंने जो बात रखी बहुत सराहनीय है। मैं मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और लोगों को मोटिवेट किए करके
पर्यावरण की रक्षा के लिए जो खंतिया खोदी और जिसमें 150 लीटर पानी इकट्ठा हो रहा है, ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और बहुत अच्छी प्रोसेस है पर्यावरण के हिसाब से। और सर की जो सोच है कि उस हिसाब से कुछ पर्यटन यहाँ पे आएगा और पर्यटन में बढ़ावा होगा, ये भी एक पॉजिटिव पार्ट है। इसको जोड़ के मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ संतोष जी को, क्योंकि मेरा जो अनुभव है ऐसे कामों का, और जहाँ जहाँ पे ग्रामों चलो गाँवों की ओर यह जो अभियान है कुछ क्षेत्र में बहुत पहले से चल रहा है, तो वहां पे हमने जो देखा है कि पर्यटन के लिए कुछ लोग आते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि पर्यटन के जो उसूल होते हैं, जो पैरामीटर्स है, विदेशी लोगों को भी पैरामीटर्स बोलो या हिंदी अपने इंडियन लोगों की भी पैरामीटर्स बोलो, उनकी अपेक्षाएं एक भिन्न भिन्न प्रकार की रहती है। उदाहरण के तौर पर अब सेवाग्राम जो इंटरनेशनली नोन है, मैं सेवाग्राम मेरे गांव से 3 ही किलोमीटर है, और सेवाग्राम की कोई अलग पहचान बताने की जरूरत भी नहीं है देश विदेश में। वहां पे सालाना कई हजार लोग आते हैं, लेकिन हजारों लोग आने के बाद में भी वो वहां पे भी ऐसी झोपड़ियां बनी हैं और वहां पे यात्री निवास बने हैं। लेकिन वहां पे हम अगर एक एनालिटिकल देखें, तो एनालिटिकल के हिसाब से अगर देखें तो देहाती संस्कृति अपनाने के लिए बहुत ही विरले लोग रहते हैं। फिर भी प्रयास करना चाहिए, मैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो राजपूत जी आपका 1 वे ट्रैफिक चल रहा है, इसको 2 वे ट्रैफिक यदि बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरा सुझाव है। तो दूसरा रास्ता क्या रहेगा? दूसरा रास्ता ये रहेगा कि कई जगह पे आपने पानी के संधारण के लिए प्रयास किए हैं, लोग इसमें श्रमी यानी सहभागी हो रहे, तो लोगों के समूह बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों के जो समूह बन रहे हैं, उनके ग्रुप्स है, उनके माध्यम से कुछ रेनफेड जो क्रॉप्स है जो कम पानी में होते हैं, ये रेनफेड क्रॉप्स यदि लगाते हैं, रेनफेड फल यदि लगाते हैं, मिलेट्स जैसे कुछ क्रॉप्स लगाते हैं, तो जिसके माध्यम से कम पानी में होने वाले जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन यदि हम बढ़ाते हैं, उसके प्रोसेसिंग के सेंटर्स बढ़ाते हैं। और अभी मैं एक 15-20 दिन के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप में शरीक हुआ था, यहाँ पे देश के अच्छे वैज्ञानिक लोग आए थे। उनका सबका कहना था कि हम यदि अच्छा प्रोडक्शन करके, प्रोसेसिंग करके, अच्छे पैकेजिंग से यदि बेच सके, तो पूरे यूरोप में कुछ भी पकता नहीं। हमको दुनिया में एक्सपोर्ट के भी कुछ लोग आए थे, उनका सबका कहना था कि पूरा यूरोप जो है वो ठंड से मर रहा है, क्योंकि वहां पे तो इंपोर्ट के लिए लोग लालायित है। तो प्रयास है कि हमको एक्सपोर्ट करने की, हमको उसका प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये तो उसमें प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, प्रोडक्शन तो हम जो भारतीय किसान है उनको बोलना ही नहीं है, कोई भी क्रॉप दे दो वो तो प्रोडक्शन कर देंगे। लेकिन दिक्कत आ रही उसके प्रोसेसिंग की, और उससे भी आ रही है मार्केटिंग की। तो ये तो आप जैसे जो लोग इसमें मसीहा के रूप में आए हैं और लोग आपकी बात सुन रहे हैं, 4-5 साल से लोग सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो मेरा कहना था कि ये जो सेकंड रास्ता जो मैं बोल रहा कि रेनफेड क्रॉप्स, जो निग्लेक्टेड क्रॉप्स है, ऐसे क्रॉप्स, उनका प्रोडक्शन, उसका एकत्रीकरण, स्मॉल सेंटर ऑफ प्रोसेसिंग, और उसका बढ़िया पैकेजिंग करके यदि हम लोगों को भेजते हैं, तो निश्चित रूप से उनको एक इनकम जनरेशन वाली जो रेगुलर बात है, वो इनकम जनरेशन वाली रेगुलर बात वहां पे उस एरिया में हो जाएंगी। और उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये एक रोल मॉडल जिसको हम बोलेंगे, ये रोल मॉडल बाकी जगह पे भी रेप्लिकेट किया जाएगा, हिंदुस्तान के सब जगह पे। तो पर्यटन का जो पार्ट है वो तो चलने दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ये सेकंड पार्ट जो है, इस पे भी आप ध्यान केंद्रित करते होंगे, शायद आपके मन में ये होगा भी, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे जो सुझा वो मैंने आपको बात रख दी है। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी भाई साहब, जो डॉक्टर साहब आपने जो सुझाव दिया है, निश्चित ही उस पर हम अमल करेंगे। और चूंकि पर्यटन के क्षेत्र में तो हम अभी जा ही रहे हैं, शुरुआत है, तो हमें उसका बहुत ज्यादा भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, एक ये जरूर है
कि उसमें हमें ये कहा गया है कि आजकल हम देख रहे हैं कि गाँव में भी शहरीकरण की नकल चल रही है। आधे से गाँव तो अब लगते ही नहीं है कि ये गाँव है, पूरा कंक्रीट कर दिया है पूरे गाँव को। तो जहाँ-जहाँ इस तरह के और पर्यटन विकास निगम जो उनकी योजना के तहत जो गाँव का चयन कर रहा है, तो वो केवल ऐसे गाँव का चयन ही कर रहा है जो टोटल 100% आज से 50-100 साल पहले के जो गाँव रहे होंगे, उस तरह के जो गाँव उनको मिल रहे हैं, तो अभी उसका चयन कर रहा है। तो उस प्रोग्राम का ही ये मकसद है कि चूँकि हमारी गाँव की संस्कृति हम विदेशियों से प्रभावित ना हों, वो हमसे प्रभावित हों। तो हमारी संस्कृति को हमें देना है, उस दिशा में हमें बहुत ज़्यादा सोचना है और शहरीकरण की नकल ना करते हुए हमारे गाँव की संस्कृति जो हमारी आदिवासी जो कई सालों पुरानी है, उस संस्कृति को हमें दूसरों को बताना है, हमें विदेशियों को बताना है। उस दिशा से यह प्रयास किए जा रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि कम पानी में लेने वाली फसलों को लोगों को प्रेरित किया जाए, तो ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है। और बैतूल जिले में चूंकि कोदो कुटकी पहले हुआ करती थी और अब वो देखने को नहीं मिलती है, तो उस दिशा में भी प्रयास हो रहा है और हम भी प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी पैकेजिंग के क्षेत्र में उस दिशा में उतना प्रयास नहीं हुआ है कि हमारे एक प्रोडक्ट को आज अगर हम कोदो कुटकी की बात करें तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग मोटे अनाज जो लेने की बात कर रहे हैं, तो आजकल लोगों ने तो खाना शुरू कर दिया है, मोटा अनाज भी खा रहे हैं और लेकिन उसकी पैकेजिंग अगर अच्छे से हो जाए, तो हमारे प्रोडक्ट की भी कीमत अच्छे से मिलने लगेगी। तो उस दिशा में भी छोटी-छोटी यूनिट लगाई जाए, तो यह आपका प्रयास बहुत आपका जो सुझाव है, इस पर ज़रूर हम विचार करेंगे कि कैसे हमारे 1-2 क्लस्टर में इस तरह का पैकेजिंग का भी यूनिट लगाकर उनको उनकी जो फसल है और उसमें भी ये देखेंगे, चूँकि बैतूल जिले में बहुत ज़्यादा रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है। खाद का ज़रूर होता है, लेकिन कीटनाशकों का नहीं होता है और बारिश की ही फसल अधिकतर ली जाती है। कई क्षेत्र तो अभी नहर वाला सिस्टम ही नहीं गया है। तो ऐसे कई विलेज हैं, तो जहाँ इस तरह का प्रयास होगा, पैकेजिंग की दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। तो एक देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। धन्यवाद। जब पैकेजिंग की और बहुत गंभीर विषय पे आज संवाद चल रहा है, क्योंकि ये हमारा और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने कि हम विदेशी संस्कृति से प्रेरित ना हो, हमारे लोग हम विदेशियों को अपनी संस्कृति से प्रेरित करें, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और जब ऐसी बात आती है तो मैं सीधे हरिद्वार चलता हूँ अब, और वहां पर आदरणीय पवन कुमार जी को निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और इससे आज के इस संवाद में हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी सादर आमंत्रित है। शायद नेटवर्क नहीं, आदरणीय पवन कुमार जी नेटवर्क से बाहर हो गए हैं, अभी जुड़े थे। चलिए मैं आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी उपस्थित हैं, मैं पहले शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के हमारे संवाद में अपना संबोधन देने का कष्ट करें। कोटि कोटि प्रणाम। आज संतोष भाई आपने भी जानकारियां दी हैं जो कहीं गांव वालों को फायदा होने वाला है, और इसी विशेष राज्यों में प्रदेश में सब जगह आपको और जो बैक टू जो आपका बताया वो बेरी के पेड़ पे आ जाइए। आदरणीय शरद जी, आपकी आवाज कट रही है, आप बेरी के पेड़ पे आइए। जब पहाड़ की बात होती है तो बेरी के नीचे आ जाइए आप। हाँ जी जी जी, आ गई सर, आवाज आई? आप थोड़ी आइए, थोड़ी पूरी आ गई सर। आज जो जानकारियां मिली, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, और ऐसे जब से सन ये 13-14 से जब से गवर्नमेंट बदला है, बीजेपी गवर्नमेंट आया है, और रोडों की तरफ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो योजना, सड़क ग्राम सड़क योजना,
ये बहुत महत्वपूर्ण रही। जैसे पहले पानी का बहुत बढ़िया, जैसे इंदिरा जी ने पानी का बनाए थे, तो पानी हर जगह पानी हो गया तवा डैम से। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पे हर ग्रामों में रोड बना दी, तो हमने देखा ये कोरोना काल में गांव में लगभग जो लोग 2500 साल से शहर में रह रहे थे, वो लोग वापस अपने गांव में आ गए। क्योंकि अब गांव से शहर में जाने में समय नहीं लगता। पहले क्या घंटों लगते थे, अब वो 15-20 मिनट में आदमी शहर में पहुंच जाता है। तो बहुत तेजी से जो है, ये रोडों की वजह से और सुविधाओं की वजह से, स्वच्छता अभियान की वजह से, ये सारी जो सुविधाएं आई हैं, जो स्वच्छता अभियान से भी इतना बहुत अंतर आया है इस समय। तो आदमी अपने गांव की तरफ वापस आ रहा है, ये देखने को तो मिला है। और ऐसे गांव को हम लोग ऑस्ट्रेलिया में एक आदिवासी गांव में गए थे, वहाँ ब्रिसलैंड के पास एक गांव था, तो वहाँ आदिवासी गांव में हमें दिखाने ले गए थे। तो हमने उन्हें देखा कि उनके गांव, उनके घरों को, आदिवासी घरों को ऑस्ट्रेलिया में बहुत सजा दिया है। तो पर्यटकों के लिए था। जो हम लोग वहाँ जब देखने गए, तो वहाँ हमने देखा कि भाई आदिवासी लोग, तो उनके घर बहुत अच्छे डिजाइन कर दिए गए थे, लकड़ियों से, घास से उनको सजाया था। राजपूत जी भी थे वहाँ, हम लोग गए थे रूप सिंह गांव में। जब हम आदिवासी के गांव में गए थे, तो उन्होंने बहुत उसको सजाया और बहुत सुंदर उसको बनाया था। तो वो आदिवासी गांव को सुरक्षित, अब हर जगह तो कंक्रीट के बन गए, लेकिन कुछ गांव को ऐसा उन्होंने रखा है जैसे पुराने वो रहते थे, अपनी गुफाओं में रहते थे, अपने जो वेशभूषा पुरानी उसमें बनाते थे। तो उनको भी सुरक्षित करने के लिए ऐसे गांव को फॉरेन में जोड़ा है। और वही कल्चर अब अपने यहाँ पे इंडिया में आ रहा है कि गांव को पर्यटक से जोड़ा जाए और लोगों को गांव की जो रीति है पुरानी, वो भूल ना जाए, उसको सुरक्षित रखी जाए। आज संतोष भाई की बहुत मूल्यवान बातें रही सदन के लिए, और जो पानी के लिए उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत उपयोगी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी। धन्यवाद आदरणीय शरद जी, आपने बहुत कुछ घूमा है, अपना अनुभव बताया। जब पहाड़ों की बात होती है तो हमें हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा, और हिमाचल प्रदेश में चूंकि प्राकृतिक सुंदरता का अलग ही दृश्य दिखता है, तो मैं चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा जी आए और हम सबसे संवाद और मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय डी शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। शायद आवाज नहीं जी सर। नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार। खास करके आज के जो मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संतोष जी, तो इनके बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो जो मध्य प्रदेश के पहाड़ी, छोटी पहाड़ी क्षेत्र है, इससे मुझे मालूम होता है कि ये पर्यावरण के प्रति और गांव, पहाड़ी गांव में जो समस्या है पानी की, जैसे ये कह रहे थे कि जो हमारे लेयर R1, R2, R3 जो पानी के संरक्षण के उपलक्ष्य में ये काम कर रहे हैं, अपने NGO के माध्यम से कर रहे हैं या किसी और संस्था के माध्यम से कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एक कदम है। क्योंकि मध्य प्रदेश भी काफ़ी यहाँ शेड्यूल ट्राइब और जंगल है, लोग जंगलों में रहते हैं। वैसे ही हमारे हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरह का एक वातावरण है, लेकिन जो पहाड़ी हिमाचल प्रदेश है वो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी जो यहाँ विकास होना चाहिए था, भी नहीं हुआ है। खास करके हमारे जो 2 जिले हैं, आपको शायद इसके बारे में मालूम ना हो लोगों को, किन्नौर और लाहौल स्पीति, ये सारे जो 2 जिले हैं, तीसरा हमारा एक चंबा का जिला आता है जो ये भी बहुत पहाड़ी क्षेत्र है। ये तीनों जिले हमारे जो है एक लद्दाख क्षेत्र से लगते हैं, श्रीनगर से लगते हैं, और J&K के कुछ पहाड़ इसमें है। ये जो इन्होंने क्लस्टर बनाए हैं, ये कह रहे थे बहुत सारे क्लस्टर बनाए हैं, और अपने डॉक्टर किशोर जी महोदय ने कहा कि इन क्लस्टर में जो हमारा इस साल का अंतर्राष्ट्रीय जो पोषण
मोटे अनाज पोषण का जो ये साल चल रहा है, इसमें जो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, गांव के गरीब लोग जो मोटा अनाज तैयार करते हैं, उनको क्लस्टर के माध्यम से छोटे क्लस्टर को बड़े क्लस्टर में बदलने की प्रक्रिया, और साथ में इसे इको टूरिज्म, इसको कहेंगे इको टूरिज्म के साथ जोड़ने की। जब हम ये इस तरह के मोटे अनाज को पर्यटन की दृष्टि से देखें, विदेशी पर्यटकों को ये इसका चस्का इसको परोसेंगे तो जरूर गांव की तरफ वो आएंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत पॉपुलर है। गांव में यहाँ पर्यटक आते हैं और वो 2-4 दिन रुक करके गांव की संस्कृति को अपनाते हैं। और इको टूरिज्म, अगर हमें गांव के गरीब लोगों को जोड़ना है, वहाँ के किसानों को जोड़ना है, तो पर्यटन की दृष्टि से हमें आगे आना पड़ेगा। संतोष जी मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस एक गांव जो अडॉप्ट किया है, आज गांव में बड़े बड़े जो व्यापारी है, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, आईटी में जो काम कर रहे हैं, वो गांव में आकर के मड हाउस में ठहरना चाहते हैं। कोरोना की वजह से जो भी अभी जैसे किशोर दुबे ने कहा था, दूसरे लोगों ने कहा, ये बाहर से जो लोग शहरों में कभी गांव की तरफ नहीं मुड़े थे, कोरोना ने सब कुछ उनको सिखा दिया है कि सब कुछ जो है गांव में है, गांव से ही सब कुछ शहरों में पहुंचता है। तो हमें जो है परंपरागत जो पुरानी खेती होती थी उसे वापस लाना है, उसको पर्यटन से जोड़ना है, और गांव के विकास के लिए पर्यटन विकास जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये बहुत ही जरूरी है। इसी दृष्टि से यहाँ गांव में होम स्टे बने हैं हिमाचल प्रदेश में। हमें आने वाले समय में हमें मोटे अनाज और परंपरागत जो फूड है हमारा, उसको इससे जोड़ना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तभी हमारे गांव के जो छोटे छोटे मझौले किसान हैं उनकी आर्थिक को हम बढ़ावा दे सकते हैं। यही मैं आप लोगों को ये इस बात का संबोधन करना चाहता था। और एक बार फिर संतोष जी जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डी साहब जी। जी आदरणीय संतोष जी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा तो चूंकि अभी छोटा सा प्रयास है, हम तो आपसे ही प्रेरणा लेके कर रहे हैं जो भी छोटे मोटे प्रयास हैं, तो हमें भी आपका समय समय पर मार्गदर्शन मिलते रहेगा, तो ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं तो इनसे प्रेरणा लेकर के अपने गांव, कोरोना काल आपने बताया कि कोरोना से प्रेरणा लेना चाहिए, कोरोना ने प्रेरणा दी है। हमारी कहीं ना कहीं भारतीय शक्तियां जो हमारी रही, ईश्वर ने हम सबको प्रेरणा दी है कि भाई अब वापस चलो, बैक टू विलेज। अगर आप गांव नहीं जाएंगे, आप अपनी प्रकृति पर ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाला समय तुर्की और सारिया में देखने को मिला है कि जहां कहने की कोई बात नहीं रह गई है, सारे विश्व ने देखा है, वहां का संतुलन बिगड़ गया है। मैं चाहता हूं कि सभी अपने प्रकृति की रक्षा करें, और जो संतुलन है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, खेती, इसका विशेष संतुलन बनाएं। और हम तो कोरोना काल से अपने गांव पहुंच गए हैं, अपने खेत पे पहुंच गए हैं। इतना सुंदर लगता है, इतना आनंद आता है कि उसकी का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। अब मैं आदरणीय गणेश प्रसाद गौर जी, हमारे जो है किसान नेता हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के संवाद पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय गणेश प्रसाद जी गौर साहब, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, स्वागत है आपका। जी ओम जी, आपने मुझे आमंत्रित करा। मैं सदन में जुड़े सभी साथियों बहनों को कोटि से नमन करता हूं। और आज की योग कक्षा में जो हमारी बहन योग टीचर रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा योग कराया। और हमारे राजपूत जी ने
जो जमीनी स्तर के जो कार्य हैं उनको आज एक अन्य जगहों से जुड़े लोगों के बीच रखा। मैं इसके लिए सभी लोगों का जो ध्यान आकर्षित कराया इस विषय पे, तो मैं राजपूत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चीजें हमें रोज मिलती हैं हम उनको अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन में चीजें तो बहुत मिलती हैं, किंतु वह जब तक अपने जीवन में उनका सरोकार नहीं होगा, जब तक उन चीजों का कोई अर्थ नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। तो सबसे बहुत जरूरी जो है कि हमें उनको अपनाना है। चाहे हम जैविक की बात कर लें, चाहे पौधारोपण की बात कर लें, चाहे जल संरक्षण की बात कर लें, या जो एक बात आई पुरातत्व विभाग की ओर से हम अपने गांव की ओर चलें, तो गांव की ओर चलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? हम पहले से भी वही है, बस आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हमें कोई भी दूसरा आकर बताए, क्यों नहीं अपने को खुद से उपज हो और हम खुद अपने स्वविवेक से कुछ करें और उस पर अमल करें। क्योंकि आज हर चीज बस बाहर से आ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही है। किंतु हमने सिर्फ एक मानसिकता बना ली है कि हमें कोई दूसरा ला कर देगा। तो हमें उस मानसिकता को बदलना है, और कहीं कुछ बदला नहीं है, सिर्फ हमने जो आज जो सोशल मीडिया और जो साधन है ना, उससे चीजों को आने का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है और जिसको हमने भरोसेमंद मान लिया है, वो है सबसे गलत है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमें जो हम जी रहे थे और जिससे जुड़े हैं उसको ही अपने तरीके से और अपनी जगह से शुरुआत करके और उस पर चलना है। और इसमें किसी भी सज्जन को मेरी बात से ठेस पहुंची हो तो मैं उनको करवद निवेदन करता हूं कि मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नी लाल जी को कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गणेश प्रसाद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कम शब्दों में कह दी है। जो यथार्थ है कि हम गांव की ओर ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम गांव में तो थे ही पहले से, लेकिन हमने शहर में हमने जाना शुरू कर दिया। हम गांव छोड़ करके शहर चले गए, और यही बात हो रही है कि हम पहले अपनी खेती करते थे, प्राकृतिक खेती जैविक खेती करते ही थे, हमने केमिकल खेती शुरू कर दिया। हम केमिकल से जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए आप, हम तो पहले ही करते थे, अब उन्हीं को जो हम पहले जो हम अपना काम करते थे उसी काम को करने के लिए हमें इतना प्रेरित करना पड़ रहा है। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये प्रेरणा जो मिलती है इस युवा कार्यक्रम में, व्यक्ति अपने अपने उसमें उतारें। ये भी आपने कहा है कि निश्चित हमें सबको जो प्रेरणा मिलती है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो उतारेगा तो उसका लाभ मिलेगा। अब मैं आगे चलता हूँ। आदरणीय हमारे बीच में आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी उपस्थित हैं सदन में। मैं उनका चाहूंगा कि मार्गदर्शन प्राप्त हो हम सबको। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, देहरादून से सादर आमंत्रित। ओम सदन को मेरा प्रणाम। आदरणीय संतोष जी ने जो जिस तरह का काम कर रहे हैं जल संरक्षण का, वो बहुत ही सराहनीय है और विशिष्ट है। क्योंकि बिन पानी तो जब तक पानी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो तो सरकार हमारी
कुछ समय से बहुत अच्छा काम कर रही है। पीने का पानी तो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन हम और बहुत सारी योजनाएं मैं अपने यहाँ पे देखता हूँ। वो घर घर नल जो जल जीवन मिशन है, उसके तहत घर घर नल तो पहुंच गए, लेकिन अधिकतर गांवों में उन नलों में पानी नहीं है। क्योंकि मिशन तो ये था कि हर परिवार में उसके घर तक नल पहुंचे, वो तो पहुंच गया है, नल तो बिछ गए हैं, लेकिन जब पानी की बात होती है तो बड़ा आ, आ, देखने को मिलता है कि पानी तो आ ही नहीं रहा है। फिर झगड़े हो रहे हैं कि पानी उधर ज्यादा चला गया, इधर ज्यादा चला गया है। तो इस तरह की मतलब हमने नल तो बिछाने पे बात की है, लेकिन पानी कहाँ से आएगा, उस पे पानी का कैसे संरक्षण होगा, उस पे हम ज्यादा काम नहीं कर पाए। सरकार का भी, खैर सरकार कितना करेगी। जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो पानी के स्रोत हैं जो बचे हुए हैं, उनको कैसे रिवाइव किया जाए, पानी को अपने जमीन में कैसे हम संरक्षित करें कि वो नीचे, हमारे यहाँ पे तो पहाड़ है, नीचे की तरफ सब पानी बह जाता है। तो यहाँ पे भी इसकी बहुत अच्छी जरूरत है। और आपने जो जिस तरह का रिचार्ज एरिया एक डेवलप कर रहे हैं, उसी तरह का यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे तो काम हो रहा है, पर लेकिन वो जो काम हो रहा है वो सरकारी सहयोग से, क्योंकि सरकारी फंड से वो काम हो रहा है कि रिचार्ज एरिया जो जो स्प्रिंग है, जो छोटे छोटे पहाड़ में, उनके ऊपर वो अभी मैं देख रहा था कि गवर्नमेंट के माध्यम से ऐसे 30-40 जगह पे रिचार्ज एरिया डेवलप किए गए हैं। उसमें वो गड्ढा खोद रहे हैं, फिर उसमें कुछ पत्थर वत्थर डाल रहे हैं, और फिर क्योंकि पानी इसमें जाएगा तो नीचे जमीन के अंदर घुसेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी काम अभी हो रहा है यहाँ पे, वो जन सहयोग से नहीं हो रहा है। और संतोष जी ने कहा कि वहाँ पे सारा काम उन्होंने जन सहयोग के किया, एक सामुदायिक भावना विकसित की, जो कि बहुत ही प्रेरणादायी है। और मैं उनसे थोड़ा जानना भी चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो देखा है ना, अभी जो नया, पहले आज से 30-40 साल पहले जो जन सहयोग मिलता था गांव में कि भाई सब लोग इकट्ठे हो जाओ और ये काम करेंगे, सब लोग इकट्ठे जाओ, आज रास्ता बनाएंगे। लोगों ने रोड तक बनाई है अपने गांव में जन सहयोग से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं। और पहले तो ये बहुत था, जब से ग्राम पंचायत वाला जो सिस्टम बना और काफी पैसा भी फ्लो हुआ ग्राम पंचायत में, तब से वो एक तरह से बिजनेस बन गया है। और सारा चीज लोग, यहाँ तक कि अभी जो कूड़ेदान और ये सब आप देखो तो वो भी सरकारी स्तर पे लोगों को मिल रहे हैं। और ऐसी डिपेंडेंसी एक डेवलप हो रही है कि जो भी करेगी सरकार करेगी। ऐसे माहौल में संतोष जी ने जन सहयोग कैसे प्राप्त किया, और आपको क्या क्या कठिनाई आई? क्या आपको भी कठिनाई आई, या लोग स्वयं से तैयार हो गए कि हम ऐसा काम करेंगे? इतनी समितियां आपने बनाई, थोड़ा इसमें जो चैलेंजेस थे, जो आपने किस तरह से उनको ठीक किया, किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया, मैं थोड़ा संतोष जी से ये जानना चाहूंगा, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले कि हम कैसे लोगों का जन सहयोग लें। जी जी जी। जी, बहुत अच्छी बात कही राजपूत जी आपने। और निश्चित ही जो है हमारे पास भी यही पहले चैलेंजेस थे कि पहले तो हमने हमारी समितियों के लोगों को इकट्ठा किया कि हमारे आसपास कितनी ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही थी, जिनको हम थोड़ा सहयोग भी देते थे। क्योंकि ये एक अलग तरह का काम था, हमने उसका परिणाम देखा था एक जगह, एक पहाड़ी पर जो हुआ था पहले काम, तो उसका परिणाम जब हमें सामने आया कि हम नहीं, फिर हमने कहा कि इस दिशा में काम करना चाहिए। तो हमने जिस पहाड़ी का एक चयन किया, वो धार्मिक दृष्टि से उसका महत्व ज्यादा था, तो उसमें काम करने के लिए लोग ज्यादा आकर्षित हुए कि शिव, पवित्र शिव मंदिर टेकड़ी है और इसको हमें हरा भरा करना है। तो एक तो हमने धार्मिक टच दिया उसमें, और फिर उसमें हमने श्रम के माध्यम से एक दिन रखा, सप्ताह में हमें एक दिन श्रम करना है 2 घंटे।
तो शुरुआत में हमारा भी ये मानना है कि प्रत्येक गांव में एक ना एक ऐसा व्यक्ति जरूर रहता है जिसकी बात लोग मानते हैं अपने गांव में, वो मोटिवेटर रहता है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, सरपंच हो। तो हमने इस तरह के लोगों को पहले जाके उनके साथ मीटिंग करी कि चूंकि हम यहाँ इतनी तारीख से गंगा अवतरण अभियान का शुभारंभ करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है भाई साहब कि आप 1 घंटे के लिए हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने का कष्ट करें। तो वो सहज तैयार हो गए। अब जब शुरुआत वाले कार्यक्रम में हमारे समिति के 2-2 लोग रहे, प्रत्येक समिति से हमने 2-2 लोग बुलाए, तो ऐसे 20 से 25 लोग हम शुरुआत में हुए। और हमने हर गांव के जिसका प्रभुत्व ज्यादा था, जिसकी बात सब मानते थे, ऐसे हमने आसपास के 8-10 गांव के लोगों के प्रमुख मुखिया लोगों को बुलाया और वहां अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। पहले पूजन करी विधिवत, हमारे जो गैती और फावड़े थे उनकी पूजा करी, जिससे हमें श्रमदान करना था, उन हथियारों औजारों की पूजा करी। भगवान शिव मंदिर था तो वहां पूजा करी। और इसके बाद हमने एक एक खंती, छोटे छोटे कंटूर ट्रेंच हमने पहले से ही वहां चूने की लाइन डाल दी गई थी कि हमें इतना ही खोदना है। तो हमने हर एक खंती पर 2 व्यक्तियों की हमने वहां लगाया कि आपसे जितना खुदे उतना खोदिए, फिर अगले संडे हम आएंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि डेली लोग घूमने जाते हैं, सड़कों पे घूमने जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बहुत सारी जगह इकट्ठे होके योग वगैरह करते हैं, योगासन वगैरह सब करते हैं। तो हमने उन सबको भी वहां आमंत्रित किया। तो चूंकि वहां स्थानीय पास में एक स्कूल था, तो वहां भी लोग इकट्ठे होके इस तरह की गतिविधि खेल कूद वगैरह करते थे, तो हमने उनको भी इन्वाइट किया। तो वो सारे लोग वहां जब आ गए और एक बार हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, फिर हमें यह जरूर पता था कि अगले संडे इनमें से कोई नहीं आएगा। लेकिन हम जो हमारे लोग थे, कमिटमेंट वाले थे, तो हम 10 के 11 लोग वहां पहुंच गए। हमें नियत समय पे जो तय किया था कि संडे को हम सुबह जाएंगे और श्रमदान करेंगे, तो हमने वहां खोदा। और जब हमने उनको उदाहरण भी बताया कि किस तरह से एक पहाड़ी पर सामुदायिक सहभागिता से किस तरह से हरी भरी पहाड़ी अगर हो सकती है, तो हमारे क्षेत्र में ये क्यों नहीं हो सकती। तो हमने अलग उससे कम से कम 20 किलोमीटर इधर पाढ़र क्षेत्र में, चूंकि बैतूल जिले से 20 किलोमीटर इधर ही NH हाईवे पर ही है, NH 69 पर, तो वो पहाड़ी ली। तो चूंकि धार्मिक महत्व वाली पहाड़ी थी, वहां आसपास लोग बहुत ज्यादा लोग आते थे, इकट्ठा होते थे, तो इसलिए लोगों का आकर्षण भी हुआ कि नहीं, हमें इस पहाड़ी को भी सुंदर बनाना है। तो एक तो वो अट्रैक्शन था। और फिर जब श्रमदान करके जब परिणाम आने लगे कि आज मैंने एक खंती पूरी खोद दी है, कंटूर ट्रेंच एक पूरा बना दिया है, तब हमने उसकी पूरी सोशल मीडिया पे उसका प्रचार प्रसार किया, उस कार्यक्रम का और लोगों को आमंत्रित किया। घर घर जाके लोगों की समिति के माध्यम से समिति के लोगों को भी बोला कि आप जाइए, आमंत्रित करिए। तो जब उनने देखा और जब पहली बारिश हुई, मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाली अमावस्या से पहले ही लगभग 22-23 जुलाई को जब बारिश हुई और पूरी खंतियां जो हमने लगभग 300 की खंतियां 4 महीने के श्रमदान में जो खोद दी थी, उनमें जब लबालब पानी भरा गया, तब हमने उसकी पिक्चर ली, उसकी फोटो ली और उसको भी सब लोगों को जो व्यक्तिगत हमसे जुड़े थे पर्सनली, सबको हमने भेजा। तो उसका जो उनको आनंद आया, तो उसमें इस बार जब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और इस बार जब हमने दूसरी तरफ उसमें उसी पहाड़ी पर चढ़ाया श्रमदान, तो मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 250 लोग, जिसमें छात्र छात्राएं, आसपास के गांव के लगभग 20 से 25 लोग प्रत्येक गांव से, इस तरह से 250 लोग एकत्रित हुए। और मैं उसमें ये भी बताना चाहता हूं कि हमें तो पता ही नहीं लगा, और जो श्रमदान के बाद जो स्वल्पाहार और चाय की व्यवस्था करी, वो दूसरे लोगों ने करी, जिनका हमें भी नहीं मालूम था। उनने चाय और नाश्ते की वहां व्यवस्था करी, सब लोगों को बड़े प्रेम से स्वल्पाहार करवाया। तो ये हमारी उपलब्धि है कि अब लोग हमसे धीरे धीरे मोटिवेट होकर जहां भी हम दूसरी पहाड़ियों का चयन कर रहे हैं, तो वहां पिछले परिणाम देख के अब लोग जोड़ने लगे। तो इसमें स्कूलों का सहयोग कैसा रहा, बच्चियों का सहयोग अच्छा रहा? हाँ, बहुत बढ़िया। और जो 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 जिस पहाड़ी पर हमने पिछले वर्ष श्रमदान किया था, जिसमें हमने लगभग 250 से 300 कंटूर ट्रेंच खोदे थे, अब उस पहाड़ी को फॉरेस्ट ने ले लिया है।
फॉरेस्ट और शासन ने वहां बड़े स्तर पर उसी तरह का काम अब चालू कर दिया है। और इसमें एक मनरेगा जो योजना चलती है उसका भी हमें फायदा मिल रहा है। जी जिस जी ग्राम जी पंचायत में भी वो योजना लागू है तो वहां अब वो मनरेगा के मजदूरों को काम उस पहाड़ी पर देने लगे। तो उससे उस जी 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 योजना मैं को यही मैं बस यही जानना चाह रहा था कि मनरेगा एक ऐसा अभी भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जी जी जी, तो कि मनरेगा से अब होने लगा है कि भाई सब काम। जी जिसका उपयोग इस तरह के कामों के लिए किया जा सकता है। जी और जी, आपने और इसको हाँ जोड़ा बहुत ही सुंदर मतलब आपका जो जिस तरह से आपने काम किया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया का भी आपने फायदा उठाया कि भाई किस तरह लोगों को एक आत्मसंतुष्टि मिले कि उन्होंने कुछ एक अच्छा काम किया है और वो आज जी हमारे जी पास है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा आपने। जी और जी जी, व्हाट्सएप ग्रुप। मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो समिति है एक दिन का कार्यक्रम होता है या ये कैसे करते हैं, मतलब जैसे बरसात से पहले एक दिन का कार्यक्रम होता है नहीं, कि एक सप्ताह बारिश का इस तरह? अभी अभी हमने चालू कर दिया है 5 फरवरी से। तो अभी कोई भी एक दिन चयन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये काम होता गर्मी में ही है। तो अभी जी जी और हम साप्ताहिक श्रमदान करते हैं, डेली डेली नहीं बुलाते हैं। जब एक दिन तय कर लेते हैं, कई जगह पे 15 दिन में एक बार, कई जगह सप्ताह में एक बार। तो ऐसे 2 पहाड़ियों पर अभी हमारा काम चल रहा है। और जिले में जी बहुत सारे सामाजिक संगठन जन अभियान परिषद से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जी आदरणीय मोहन नागर जी भाई साहब है, तो उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 75,000 कंट्रोल ट्रेन हमें 75 छोटी छोटी पहाड़ियों पर, हमारे आजादी के अमृत महोत्सव ये चल रहा है तो उसमें एक लक्ष्य लेके हम काम कर रहे हैं। तो हमारे जिले की जी 75 छोटी छोटी ऐसी पहाड़ियां हैं जो राजस्व के जी अंतर्गत आती है, रिजर्व फॉरेस्ट को छोड़कर। तो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट में आती है या राजस्व में आती है, तो ऐसी पहाड़ियों को ले रहे हैं। और उन पर जी बहुत हर ब्लॉक में, लगभग बैतूल जिले में 10 ब्लॉक हैं, तो 10 ब्लॉक में सभी जगह पहाड़ियों पर जो काम इस तरह के चालू हो गए। जी जी बहुत बढ़िया। और आशा करते हैं कि अगले 8-10 साल में वहाँ एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रदर्शन स्थल जिसको कहते हैं कि सब लोग वहाँ जाके देखें कि किस तरह ऐसा वाटर कंजर्वेशन, पानी का संरक्षण, जल संरक्षण किया जा सकता है सामूहिक सहयोग से। और जिसको कि लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं आज की डेट में, केवल ये देख रहे हैं कि भाई मेरे घर पानी पहुंच जाए, लेकिन पानी कहाँ से आएगा इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो मैं आपको फिर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप इस ऐसे पुण्य काम में लगे हुए हैं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। आपने आदरणीय संतोष जी से संवाद करके हम सबको बहुत जानकारियां ली, जो अनुभव हम सब सीखे कि कैसे क्या क्या परेशानी आती है और कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। निश्चित है कि इसका हम सबको प्रेरणा मिली। और आदरणीय बने सिंह जी ने हैंड रेज किया है। मैं आदरणीय बने सिंह जी को अंतिम सुझाव वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी सदन से या अपने चीफ गेस्ट महोदय से अपना संवाद करने का कष्ट करें। जी बने सिंह जी। जी ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के योग शिक्षक बहन ने बहुत अच्छी तरीके से योगा कराया, बिल्कुल मन प्रफुल्लित हुआ। हमारे मुख्य अतिथि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्फुटन समितियां सभी जिलों या तहसील में सक्रिय है अभी वर्तमान में, क्योंकि मैं 10 साल पहले इसमें रहा हूं, 3-4 वर्ष तक कार्य किया। बीच में हमारे कोई ऊपर के जो अधिकारी थे वो कार्य करना छोड़ दिया था, वहां से हमारी समिति समाप्त हो गई थी। जी जी जी, तो मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, हम हर साल 10 समितियों का चयन करते हैं। प्रतिवर्ष हमारी 10 समिति का चयन करते हैं। तो पिछले 2 वर्षों से यह योजना बंद हो गई थी, हमारी सरकार बदलने के कारण इस जन अभियान की योजनाओं को बंद कर दिया गया था। अब पुनः चालू हुई है, तो हम प्रतिवर्ष 10 समितियां बनाते हैं और यह अभियान 2008 से चल रहा है। तो जी वित्तीय जी सहायता हम उनको 3 वर्ष तक देते हैं। फिर जो सक्रिय समितियां उनमें से रहती हैं, तो उसमें एनजीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसमें से
कुछ 1-2 समितियां जो सक्रिय रूप से एक्टिव हैं उनके लोग, तो उनको हम फर्म एंड सोसाइटी में रजिस्टर्ड करा के एनजीओ के रूप में उनको बदलते हैं। और चूंकि आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, तो इस वर्ष भी हमने 10 समितियों का चयन किया है और अभी आने वाले अप्रैल में भी 10 समितियों का फिर से हमें चयन करना है। तो इस तरह से हम समितियां बनाते हैं और यही सामुदायिक सहभागिता से जो छोटे छोटे काम होते हैं, स्वच्छता अभियान चलाना और वृक्षारोपण है और शासकीय योजनाएं जो अच्छी है उनका प्रचार प्रसार करना, इस तरह के काम समितियों के माध्यम से हम करते रहते हैं। मासिक पत्रिका भी आती थी उस समय हमारे पास में, और बिजली बचाओ अभियान पर काम किया था हमने। सीएपीएल लगाओ गांव गांव में, तो हमारे गांव को सीएपीएल मुक्त कर दिया था हमने। जी 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 सीएपीएल जी पूर्ण जरूर, पूर्ण है। सीएफएल। तो हाँ जी हाँ, बहुत अभियान चला था, एक वो हमारा अभियान था। और मासिक पत्रिका अभी भी आ रही है। तो अभी जी उसका जो है भोपाल से डायरेक्ट अपने पते पर आती है। अभी जिला मुख्यालयों से जहां जहां भी जितनी पत्रिकाएं थी वो सब पत्रिकाओं के माध्यम से जिला मुख्यालय पे आती है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है। जी धन्यवाद। तो आप भी जो तैयारी करते हैं हमारा